Then, what was discussed in the next session? That was regarding the non-probability sampling, and we have discussed so many methods, and I have told you that you have to come with some your ideas and views regarding the snowball sampling. तो कितने लोगों ने इसको देखा है? जल्दी से कुछ थोड़ा थोड़ा बताएंगे. व्हाट इज दिस स्नोबॉल सैम्पलिंग? क्या है बेटा ये? यस, हाँ बोलिए. somebody is raising hand. snowball sampling. यस, आवाज मिली ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है. ओके, तो कुछ देखा होगा. व्हाट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग? थोड़ी सी इसकी बात हो जाए, फिर दूसरा टॉपिक पिक करते हैं हम लोग. कुछ भी नहीं देखा? ऐसा मत करो यार. मुझे तो लग रहा था कि आज जो है आप लोग पूरी मेरी मदद कर देंगे शुरुआत के 5-7 मिनट में, और मुझे कम से कम बोलना पड़ेगा. एंड दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि एक इवैल्यूएशन का बेस भी देता है ये. ठीक, तो द थिंग्स टोल्ड टू यू, उनको थोड़ा सा बच्चों देख लिया करो तो बहुत आसानी भी हो जाएगी आपको भी और पूरी क्लास को भी. कोई भी एक दो तो आपस में बांट लो कि इन 2 दिन हम देख के आएंगे, इस 2 दिन आप देख के आ जाओ, और मिल के हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को चला सकते हैं. क्लास को भी, डिस्कशंस को भी, और काम को भी अच्छे से बांट सकते हैं. यहीं से कोऑपरेशन सीख लीजिए ना, तो आगे वर्किंग एरिया पर आपको आसानी होगी. बिकॉज वी आर द ह्यूमंस, वी हैव टू डील विद द ह्यूमंस. हर समय आपको लोग मिलेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि सब आपके नेचर के जैसे और आपके साथ अच्छे हो. चलिए, आज मैं ही बता देता हूँ, लेकिन आगे से ये उम्मीद रखेंगे हम कि भाई आप थोड़ा थोड़ा साथ में चलें, पूरा मेरे ऊपर मत छोड़िए. मैं तो अपने इम्तिहान दे चुका, मुझे तो आपको केवल गाइड करना और बताना है, वो आप ही को सारे देने जो भी देने हैं. ठीक, तो प्लीज अपडेट. और माहौल भी आप देख रहे हैं कि पता नहीं कब अचानक से एग्जाम होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए. चलिए, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग अभी तक जितनी आपने नॉन सर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखी. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. सर, डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. अब ये जितने नए नए शब्द आप बता देंगी, उतना फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है भाई. आपने देखा अभी तक मेरा जितना भी ये रहता है कि समझाने का नजरिया बहुत ज्यादा रहता है कि वो चीजें अच्छे से समझ आ जाएं. ये टेंडरिंग और इतना भारी भरकम जो आपने सारे शब्द इस्तेमाल कर दिए काव्या जी. सर जैसा कि उसमें था तो इस वजह से वही मतलब समझ में हाँ, नहीं तो आया. इस ये जितने सारे आपके साथी हैं, इनको इनका मतलब भी बताना पड़ेगा फिर. तो जल्दी सर से हम लोग देख लेते हैं भाई. हाँ, अब ओके. मैं अपने लेवल से ट्राई करता हूँ, आपने जो भी देखा है उससे इसको मिला के श्योर हो जाइएगा कि बात ये कहाँ तक सही आ रही है. यस बिल्कुल सर. एकदम ले टर्म्स में चलते हैं. आपने कन्वीनियंस नाम से समझ में आया होगा, अपनी सुविधा से ले लेंगे हम. कोटा, आपने एक वैल्यू फिक्स कर रखी है, इतने ही लेंगे हम. तो मीन्स यू आर सेइंग नो टू द पर्सन्स हु आर नॉट कमिंग अंडर द कोटा. दैट इज वाई इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी. जजमेंट आपने सोच ही रखा है कि मैं इन्हीं को लूंगा, इसका मतलब बाकी सबको आपने बोल दिया कि हम आपको नहीं लेंगे. इन द अदर वर्ड्स, एवरीथिंग हैज ऑलवेज टू मीनिंग वेरी क्लियरली. बाकी डायमेंशनल मीनिंग्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं. ये रास्ता पूरब को जा रही है, मतलब ये तय है कि ये पश्चिम को नहीं जा रही है. ठीक, ऐसे देखा जाता है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च और इन द टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी. इस तरीके से हम लोग शुरू करते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है. तो हम लोग देखते हैं जल्दी से. ये आपने जितने भी नॉन रैंडम मेथड्स देखे, उसमें अभी बच रहा है स्नोबॉल.
एक बॉल को अगर किसी स्नो फील्ड में छोड़ा जाए, या जो स्नो का एक आप कभी भी एवलॉन्च आप देखो तो वो छोटे से कोई अगर बॉल स्टार्ट होती है तो जैसे वो स्नो फील्ड पे घूमती जाएगी वो बड़ी होती चली जाएगी। दिस इज स्नो बॉल सैम्पलिंग। और जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो अगर ढेर सारी बर्फ उस लाइन में पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट होने का कोई मौका नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट बॉल, कि जैसे जैसे वो बॉल बड़ी हो रही है, स्नो का गोला बड़ा हो रहा है, वो अपने साथ उतनी ज्यादा बर्फ को लपेटता जाएगा और नीचे आता जाएगा। मीन्स स्नोबॉल सैम्पलिंग इज डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन, और ऑपरेशन किस पे डिपेंड करते हैं? ऑन द नीड्स ऑफ रिसर्चर। जो भी आपका रिसर्चर है उसकी नीड्स पे डिपेंड करते हैं। ये कौन से केसेस है बेटा? और कोई भी एक स्नो बॉल है तो वो तो रेस्पेक्टिव फील्ड पे चलेगी ना, अपनी उसका एक पाथ होगा उस पर गिर रही होगी। ये उसका रिक्वायरमेंट है कि उसका पाथ सिलेक्टेड है। ऊपर से नीचे कोई जा रही है, नीचे से ऊपर नहीं चली जाएगी वो, और अपनी वैल्यू के हिसाब से इनटेक को बढ़ाती जाएगी। हो सकता है पहले लेवल पे इनटेक ज्यादा हो तो बॉल थोड़ी बड़ी हुई, और जैसे जैसे नीचे आती जाती है आप देखते हो कि वो गोला बड़ा होता चला जाता है और नीचे आके खत्म हो गया। दैट इज वाई इट इज नेम ऑफ स्नो बॉल। अचानक और अपने हिसाब से अपने रास्ते से आपको पिक करना है। इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं कि आपको जो अपना रिस्पॉन्डर है, या जो आपका अपना सैंपल है, या जो आपका यूनिट है, ये एक बहुत बड़े उसमें खोया हुआ है, आपको पता नहीं है। यू हैव टू सर्च इट। अब देखिए चीज कितनी बदल रही है। अभी तक आपके पास सारी यूनिट पड़े हुए थे, अब हम लोग केवल इतना ही देख रहे थे कि उनमें कोई समानता है और उनमें कोई असमानता है, उनके मध्य तो वी हैव फाउंड सम ग्रुप्स, और फिर उनमें से सबको मौका दिया, ये सब आप देख रहे थे। अब तो जो आपका रियल है वो आपको पता नहीं है। समानता ये है कि वो है। जैसे आप एक वैकेंसी निकालो किसी जॉब की, ठीक है, तो अब आपने एक जॉब की वैकेंसी निकाली तो एप्लीकेंट्स के बीच में समानता है, वो सारे के सारे एक जैसे लोग होंगे। अगर आपने निकाला कि इसमें हमको एमबीए ग्रेजुएट चाहिए, एमबीए चाहिए, तो सारे एमबीए वाले अप्लाई करेंगे। दिस इज दी होमोजेनिटी। ये उसकी होमोजेनिटी है कि सारे एक जैसे। बट यू हैव टू नाउ फाइंड आउट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें मेरे मतलब वाला कौन सा है। तो जैसे ये आप ढूंढने का काम शुरू करते हो, नाउ यू आर सर्चिंग, एक्चुअली नाउ यू आर सर्चिंग द पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट फॉर योर पर्पज और फॉर योर रिसर्च। आप समझ आ रही है? ये तो मैंने एक रिक्रूटमेंट से एग्जांपल दिया। दिस इज द स्नोबॉल कि उस आपका पाथ तय है। मीन्स यू आर वांट टू रिक्रूट सम पीपल्स हु आर अमंग ऑल दीज पीपल्स। अब आपको उसमें अपने हिसाब से चाहिए। हाँ भाई, क्या हो उसको, यार अगर वो एमबीए है तो साथ में फ्रेंच आती हो क्योंकि मेरी डीलिंग यार इन बिजनेस वाली, दैट इज टू गुड फॉर मी। ओके, देन ही इज टू बी वेरी एक्सपर्ट इन द एक्सेल। ओके, देन ही इज टू बी एक्सपर्ट इन दिस ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो। तो ये आप डालते चले जा रहे हो ना साथ में एक्स्ट्रास। और ये एक्स्ट्रास कहाँ पर वर्कआउट होते हैं और एग्जामिन होते हैं? एट द लेवल ऑफ इंटरव्यू। वरना जॉब वरना जॉब के केस में तो आप सिंपल एक दे देते हो कि नो इशू, आप सारे लोग भर देंगे उसमें एक तरफ से। पर अब आप उसमें से छाटने हैं पर्टिकुलर, और फिर उन पर्टिकुलर्स में से फिर आप देखते हो कि इंटरव्यू के फेजेस हैं। नाउ यू हैव ड्रॉन द सैंपल्स, and while drawing any sample or while limiting such population into the smaller area, what you are doing, you are discarding all the other persons. Means the selection for next level of interview or the next level of the recruitment process
is actually rejection for so many persons. That is why it is non-probability. आपका selection process क्या है? Is it selection process? No, it is actually rejection process. आप देखो ना उठा के कैसे होता है सारे selection. हाँ भाई अब ये टेस्ट होगा, अब वो टेस्ट हुआ, उसमें मेरिट बन गई, उसमें बहुत सारे बच्चे रह गए। अब ये जो बहुत सारे रह गए, क्या इसमें ये ज़रूरी है कि ये आपके यहाँ जो काम होना है उसके लिए बिल्कुल अयोग्य थे? नहीं, हो सकता है इनमें से कुछ बहुत एफिशिएंट हो, जो आपके यहाँ का पर्टिकुलर वर्क है उसको और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, लेकिन बेचारे टेस्ट नहीं पास कर पाए। Because you have decided a criteria who is to be get picked, and this is done by some methods or some process which is adopted by you, which is a clear specification which you have drawn, means the researcher. अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिसर्च हमको करने में एग्जाम्पल को जोड़ के चल रहे, ये कहीं भी अप्लाई होगा। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या कि आप अपने मतलब के लोगों को पहले आपने छांटा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिटन से छांट लिया। देन इंटरव्यू फेज 1, उसमें आपने देखा कि हाँ ये डिग्री और ये सब के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है, ये वाली भी कैपेबिलिटी है, ओके। अब इन 100 में से मुझे 10 लेने हैं, 50 और छांट दिए। अच्छा, फिर अब एक दूसरे लेवल का इंटरव्यू, उसमें 25 और छांट दिए, फिर फाइनल आपने 10 निकाले। तो ऑन ऑल दीज लेवल्स व्हाट यू हैव डन, यू हैव रिजेक्टेड। आप रिजेक्ट करते चले गए उसको, ठीक। तो ये आपके लिए क्या हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी। ये व्हाट जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज अप्लाइड एग्जांपल विच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के इन लोगों ने ये इन जगहों पर इसको अप्लाई किया हुआ है और ये काम करता है, पर रियल में ये सैम्पलिंग नहीं हो रही है, ठीक। रियल में सैम्पलिंग या इस तरीके की चीजें, एक दूसरे एग्जांपल देते हैं हम आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगर किसी कंपनी को मान लीजिए कुछ लोग रखने हैं 100-200, आप में से सारे लोग बताइए यू आर वेल अवेयर एंड वेरी यूज्ड टू ऑफ दी सोशल मीडियाज एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स। आप मुझे ये बताइए, कभी आपने जर्नली ये देखा कि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं इनकी कोई जगह निकलती है, एनी एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट? ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, ये तो हम आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आपने देखा कि रिलायंस की कहीं पोस्ट एडवर्टाइज होती है कि आइए अप्लाई करिए, देखी है आपने? नो सर, नो सर। और जरा नहीं देखी, और जरा रिलायंस, हाँ, और ग्रोथ देखिएगा उनकी, कि एक साल में अगर 4 कंपनी थी तो एक साल के बाद कितनी हो गई, आप देखोगे कि ग्रोथ प्रोसेस बढ़ ही रहा है, कंपनी टर्नओवर बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट बढ़ ही रहे हैं। 1 यूनिट से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई। जस्ट मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल। चलिए 5 मिनट फोन करता हूँ तुमको, ठीक है? तो आपको बात समझ आ रही है? अब ये क्या करते हैं बेटा, इनके यहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, इसमें स्नोबॉल सैंपलिंग का भी आपको अंदाजा मिल जाएगा, एज वेल एज आपको वो अवेयरनेस भी मिल जाएगी विच इज वेरी यूजफुल टू यू, बिकॉज द एमबीए स्टूडेंट्स आर द प्रोडक्ट मटीरियल ऑफ दिस एमएनसीज। अगर आपको जॉब चाहिए है तो आपके लिए सबसे बेहतर जॉब क्या हो सकती है कि आप किसी अच्छी एमएनसी में शामिल हो जाएं, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ओपन एरिना है कि आप सारे लोग उस टेस्ट को दो जो रिक्वायर्ड टेस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, उनको क्वालिफाई करो और जॉब को पालो। लेकिन आप एमबीए में है तो एमबीए के साथ ये माना जाता है कि वो अच्छी किसी एमएनसी में आ जाए। तो हाउ दे कंडक्ट देयर प्रोसेसेस, अब आप बोलोगे कि कैंपस सिलेक्शन, यस कैंपस सिलेक्शन होता है बाय द वे ऑफ द कंपनीज, हेड एंड कंपनीज, हाँ होता है, लेकिन इसका भी रेशियो बेटा बड़ा कम है। अब सबसे ज्यादा रेशियो किसका है इन द सिलेक्शन ऑफ दीज एमएनसीज? बाय द रेफरल्स, नोट कर लीजिए, बाय द रेफरल्स। ये जो अपना पूल बनाएंगे, सिलेक्शन पूल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरल्स।
अभी रेफरेंस कैसे डेवलप होंगे? वहां पर कोई काम कर रहा है तो वो बताएगा यार ये जो मेरा मैं इसको जानता हूँ, मैं वहाँ फलानी जगह काम करता था तो ये बंदा भी वहाँ पे काम करता था, इन क्वाइट एफिशिएंट एंड वेरी सिंसियर, मैं जानता हूँ इसको 6 महीने साल भर से, इसने वहाँ पे काम किया हुआ है। नाउ व्हाट अबाउट द फ्रेशर्स? तो फ्रेशर्स के लिए जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके भी रेफरेंस लिए जाते हैं कि उन्होंने देखा ये फ्रेशर्स चाहिए, तो ये तो या तो कैंपस सिलेक्शन है वो भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा रेफरेंस होते हैं। यहाँ बताओ भाई, ये एक उनके अंदर से नोटिस आ जाएगी कि ये जगह पे इतने लोगों को आने वाला है, आपके उसमें कोई है रेफरेंस में तो आप बता दीजिए हाँ हमारी ये भतीजी है, ये भांजा है, ये भाई है, फलाना है। तो एक पूल क्रिएट हो जाएगा। मीन्स व्हेन रिसर्चर इज वेरी पर्टिकुलरली एंड आइडेंटिफाइबल about his respondent और ही इज टू मच केयरफुल अबाउट हिज रिस्पोंडेंट। अब आप इसको रिसर्च से जोड़ के देख लीजिए, दोनों एग्जांपल साथ लेके चल रहे हैं हम। रिसर्च में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी रिसर्च इस नेचर की हो कि आपको पर्टिकुलर टाइप के रिस्पोंडेंट ही चाहिए। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हो कि जिसके लिए आपको उसी से रिलेटेड लोग चाहिए, आप कॉमन लोगों पे काम नहीं कर सकते, तो आपको स्नोबॉल सैंपलिंग पे ही जाना पड़ेगा। जैसे आप इस पर रिसर्च करो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक बुक आप ले लीजिए, उसकी आप साहित्यिक मीन्स लिटरेरी वैल्यू, लिटरेरी क्वालिटी पे आप रिसर्च करो, तो आपको इन लोगों से मिलना पड़ेगा, हम आप उनके काम के नहीं। दे हैव टू आइडेंटिफाई दोज पर्सन विच आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया। उन्हीं से तो मिलना पड़ेगा, उन्हीं से तो बात करनी पड़ेगी, उन्हीं की तो व्यूज कलेक्ट करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज द स्नोबॉल। अब आपको ढूंढना पड़ेगा अलग से विच टाइप ऑफ रिस्पोंडेंट इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आइडेंटिफाइबल। समझ आता जा रहा है आपको? कोई भी रिसर्च ऐसी है कि जिसमें रिसर्च कंटेंट इतना स्पेसिफिक है कि जिसके लिए रिस्पोंडेंट्स आपको ढूंढने पड़े और दे आर आइडेंटिफाइबल, तो वो कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, उस फील्ड में काम करने वाले लोग होंगे, तो आप उस रिसर्च को आगे बढ़ा पाओगे। अभी कोई एक पुल बनना है किसी नदी के ऊपर, और उसमें आकर के वो सर्वे आपसे होने लग जाएगी, हाँ ये पुल बना दिया जाए, हाँ बना दिया जाए भैया, बहुत काम का है, यहाँ से वहां तक जाने में बड़ी दिक्कत होती है। यार ये बताओ इसमें 18 पिलर रखे जाए कि 16, इतनी बड़ी नदी है कि 17 कि 22, हमारा आपका क्या जवाब होगा? अरे यार जितने में मजबूत हो जाए उतने में बना दो। मीन्स वी आर नॉट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्डेंट फॉर सच रिसर्च। बात समझ आ रही है? अब उन्हें कौन से लोग ढूंढने पड़ेंगे? वो इंजीनियर ढूंढने पड़ेंगे जो उससे जुड़े हों, उस तरीके के लोग ढूंढने पड़ेंगे कि जिन्होंने पुल पे काम किया हो। कुछ बड़े बड़े ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स या कंपनीज भी उनके काम की हो सकती हैं जिन्होंने पहले उस पर काम किया है, उनके रिजल्ट आउटपुट्स हैं। वो सैंपल साइज जब वो इकट्ठा करेंगे, मीन्स दैट इज स्नोबॉलिंग। वो छांट रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, विच इज स्कैटर्ड ओवर द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में फैले हैं, लेकिन आपके काम के आपको पिक करने हैं। बात समझ आती जा रही है सबको? जब ऐसी हम काम करेंगे तो ये जो भी वर्ड आपने पहले बोले हैं शुरुआत में, वो सब इसी जगह पे आपको मिल जाएंगे यस जो सर। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ठीक? यस सर। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है? तो इस तरीके से जब जरूरत होती है, अब आपके काम की बीच में रह गई है, आपके काम की बात जो बीच में रह गई है, दैट वाज द रेफरल्स इन द बिग बिजनेस जाइंट्स और द एमएनसीज। इसीलिए इनकी जगह नहीं आती, इनको लोगों की हमेशा जरूरत है और हमेशा इनके यहाँ काम होता है। मेरी मत मानिए आप जाइए आराम से इनकी उस पर सर्च करिए कि इनका बिजनेस 2 साल पहले कितना था, अब कितना है, कोई नई कंसर्न इन्होंने डाली कि नहीं डाली, इनके यहाँ जो वर्कफोर्स थी वो कितनी अपग्रेड हुई इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, कितने लोग बढ़े, तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर रिक्रूटिंग रेगुलरली। पर वो जगह नहीं आती कहीं, कारण वो स्नोबॉल से उठाते हैं। मतलब स्नोबॉल की उसको एक तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है इन द प्रोसेस। जैसे मैंने आपको क्लस्टर का एग्जांपल दिया था, उसको भी एमएनसीज ने अडॉप्ट किया हुआ है। जब आप उनका सर्च करो कभी तो मिलेगा क्लस्टर एरिया, क्लस्टर मैनेजर,
सैम्पलिंग नहीं है वो, उन्होंने इस मेथड्स को अपने अंदर ही अपना लिया है, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं ऑपरेशन में। तो वो रेफरेंस के थ्रू सारे लोगों को ले लेते हैं, ये आपके काम की बात है। जब रेफरेंस के थ्रू लेंगे तो यू आर इजिली आइडेंटिफाइएबल कि आपके पीछे आपके किस आदमी ने सिफारिश की है या किसने आपको रिकमेंड किया है। ठीक है ना। अब आप ऐसे पहुंच जाते हो डायरेक्टली किसी जगह पर तो केवल आपकी जवाबदारी है, लेकिन अगर आप गए हो किसी के पीछे तो आपकी भी जवाबदारी है और संग में उसकी भी जवाबदारी है जिसने आपको पुश किया है या रिफर किया है। तो अगर उसने आपको रिफर किया है और आपने कुछ खराब काम किया है तो आपका तो हाथ जोड़ ही लेंगे वो, और साथ ही जिसने रिफर किया है उसके लिए भी दिक्कत होगी कि आर यू नॉट सीरियस विद द कंपनी दो यू आर द एम्प्लॉय एंड यू आर रेफरिंग सच पीपल्स विच आर गोइंग टू बी द कॉस्ट फॉर द कंपनी, क्योंकि आपको सिखाने में तैयार करने में उनका कुछ पैसा खर्च होगा, तो उनके लिए भी सर दर्द हो जाता है, उनके लिए भी पॉइंट होते हैं। तो आपका कितना भी कोई सगे वाला हो, मेरी बात को नोट कर लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, कितना भी सगा वाला हो, जब तक वो आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी को एसेस नहीं करेगा इन द टर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिव जॉब, वो किसी जगह के लिए आपको रिफर नहीं करेगा ऐसी कंपनीज में। हाँ, आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो आपको जरूर रिफर करेगा, क्योंकि वो उसके लिए भी फायदेमंद है। अब देखा कितना अच्छा इस्तेमाल भी उन्होंने करा, अपने मतलब का आदमी भी ढूंढा और साथ ही आइडेंटिफाई किया। जब भी कोई रिसर्चर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, तो जब भी कोई रिसर्चर रिस्पोंडेंट की ओर जाए और उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और ये महसूस कर पाए कि व्हाट ही इज आंसरिंग इज रिस्पॉन्सिबल एंड करेक्ट इन द टर्म्स और मैनर, काफी हद तक उसको एक्यूरेट कर पाए और अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे ढूंढे, तो वो स्नोबॉल सैंपलिंग है। ठीक, तो जितने भी आप सारे लोग हो इस हिसाब से बेटा तैयार हो कि आपको लोग रिफर करें। वो तभी रिफर करेंगे, मेरी बात समझ लीजिए अच्छे से, कितने भी नजदीकी रिश्तेदार हो, आपकी रेफरेंस तभी होगी व्हेन यू हैव possess some qualities to develop some qualities, and qualities is just not the studies of scoring numbers, क्योंकि नंबर तो छप के आते हैं, वो तो सबको दिखेंगे। then what are the qualities? Qualities of sincerity, quality of dedication, and quality of dealing with the peoples, the PR, the personal relations, और ये सबको दिखता है। these are the behavioral qualities, ये आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, इसकी कोचिंग नहीं मिलेगी आपको। और ये अगर डेवलप है आपकी स्टडीज के साथ में तो विश्वास रखिए कि किसी भी अगर अच्छे आदमी की निगाह में आप आ जाएंगे तो वो आपको रिफर जरूर कर देगा। हाँ, स्टडीज की संग में वैल्यू हो, क्योंकि इनका तो आगे यूज हो जाएगा आपके लिए। बिकॉज यू कैन सी, जो बहुत टेक्निकल जॉब ना हो, थोड़ी काम ही की बात हो जाए आपसे, जो सारे टेक्निकल जॉब ना हो, all the jobs are basically in this era are system driven, सिस्टम चला रहे हैं उनको। द पर्सन्स, अब आपको स्पेशलाइज पर्सन क्यों चाहिए होते हैं थोड़े पढ़े लिखे अच्छे? बिकॉज दे नीड लेस ट्रेनिंग, दे क्रिएट लेस कॉस्ट टू द कंपनीज और द एम्प्लॉयर। अगर आप पहले से ही MBA हैं, काफ़ी चीज़ों को पढ़े हुए हैं कि बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा। छोटे ट्रेनिंग सेशंस में, छोटे वर्कआउट्स में वो आपको चीज़ें जल्दी सिखा ले जाएंगे और आप जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। पर एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस कहाँ से निकल के आएगी, फिर इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन बिहेवियरल ट्रेट्स। तो बिहेवियरल ट्रेट्स पे डिपेंड करेगी। ठीक, और ये जो हमारे जितने भी बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं कि आपके बिहेवियर ट्रेट्स कैसे, ठीक, इनको जरूर बेटा डेवलप करो। हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर डीलिंग विद द पीपल्स, व्हाट इज योर PR, व्हाट द थिंकिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स और योर family members or the persons connected with you regarding your dedication towards the work, regarding your humbleness, ये सब काम आएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कौन सी बातें शुरू हो गई रिसर्च में, बिकॉज दिस टाइम दिस टॉपिक इज टर्न आउट टुवर्ड द रिसर्च ऑफ बिहेवियर,
और रिसर्च फॉर द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स टू गेट सेलेक्टेड इन द गुड कंपनीज। ठीक है ना, तो थोड़ा उस ओर मेरा ध्यान चला गया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मेरे वर्क एक्सपीरियंस में है, शायद पहले दिन के उसमें जब इंट्रो दिया था, इसलिए अभी इत्तेफाक से ये आपके इससे कनेक्ट होने लग गया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंट्रो आई हैव आल्सो सर्व्ड एज 1.5 year इन द रिलायंस रिटेल एज स्टोर मैनेजर। तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक, आपका बड़ा तेज मुकद्दर हो, आप गवर्नमेंट जॉब पा जाइए, वरना अगर जो स्टडीज या जो कोर्स आप लेके चल रही है प्राइवेट के लिए है, और प्राइवेट को मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि एमएनसीज और अच्छे प्राइवेट, वरना ये मीडियोकर्स और बिलो लेवल ऑफ प्राइवेट्स हैं। यहाँ केवल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पर्सन्स है, रिटर्न्स नहीं है। और अच्छी जगह के लिए उन्हें अच्छे लोग जरूर चाहिए। ठीक, तो वो चीजें बढ़ानी। अब हम लोग जल्दी से अपनी बात पे आ जाते हैं। नाउ यू हैव गेट सम आइडिया अबाउट द स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है भाई। ये 2 लाइन में अगर आपको जवाब देना हो, अगर आपका छोटा सा कोई टेस्ट हो जाए, मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, इन केस अगर हो जाए, तो नाउ यू आर एबल टू राइट जस्ट 1 or 2 or 3 लाइन्स रिगार्डिंग द स्नोबॉल सैंपलिंग। प्लीज रिप्लाई। क्या हो गया भैया, नारा लगाना पड़ेगा क्या, जागते रहो। यस, No, sir. ओके। तो अब आप लोगों की कोई क्वेरी जल्दी से कुछ भी हो, रैंडम सैम्पलिंग पर, नॉन रैंडम सैम्पलिंग पर, तो वो फटाक से आप रेज कर लीजिए, वरना नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी क्वेरी? नहीं है तो भी रिस्पॉन्स कर दीजिए, तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। No, sir. नो, No, sir. ओके। Sir. तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी बड़ा आसान है, और बगैर पढ़ाए भी ढेर सारे लोगों को आता है। दैट इज द डेटा सिलेक्शन। उसमें सबको लगता है हमें सब कुछ आता है। हाँ, अधिकतर चीज़ें आती भी हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं मिल जाएं। तो फर्दर हम लोग इसकी छोटी छोटी सी, जैसे हम लोग का पैटर्न रहता है, पॉइंट्स वाइज नोट कर लेंगे और फिर उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो डेटा कलेक्शन, दिस इज द बिग टॉपिक। और इसको जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, तो पहला आपका सब टॉपिक बन जाएगा द सोर्स ऑफ डेटा। व्हाट आर द सोर्स ऑफ डेटा? क्योंकि जितनी भी रिसर्च है, कुछ भी है, दैट इज यू हैव टू कलेक्ट सम डेटा, देन फर्दर you can proceed towards the research work. Now the collection is of data is the first or the primary object for the research. So then the source, what are the source of the data? तो the source of the data में आपको 2 भाग में फिर भी ये बढ़, the source of data, the internal and the external. अब इंटरनल डेटा, इसको अगर हम 1 मिनट के लिए बंद कर दें, इसका तो कोई भी तरीका हो सकता है। Now by way of the external is further divided into the two, the primary and the secondary. ये तो सोर्स हो गए। तो सोर्स में एक इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इंटरनल के एक दो एग्जांपल्स हम आपको दे सकते हैं, और फिर एक्सटर्नल पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले ये चाहेंगे हम कि आगे कुछ पॉइंट्स और नोट डाउन हो जाए, द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो हमारे पास, आपके पास पॉइंट्स होंगे, और इसी पे हम लोग फर्दर क्लास को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। Number 1, direct personal observation. Direct personal observation. 2, indirect oral observation. Indirect oral observation. 3rd, information through local agencies. Information through local agencies. 4th, by schedules and questionnaire.
ये जो आपका पॉइंट बना बाय शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनियर, इसको आप बांट सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, दूसरा इन द शेड्यूल्स थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स, शेड्यूल्स थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। फिर से दोहरा देता हूं मैं, द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम लोगों ने पिक किया द प्राइमरी डेटा, एंड इन द प्राइमरी डेटा वी हैव नोट डाउन द डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, indirect oral observation, information through local agencies, by schedule and questionnaires। और शेड्यूल और क्वेश्चनर्स को फर्दर हम लोगों ने दो उसमें डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द मेल्ड क्वेश्चनर, सेकेंड वन इज द शेड्यूल्स थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। यहां तक हमारा डिस्कशन कहां पर रहेगा? ऑन द मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। नाउ सेकेंडरी पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंडरी में पब्लिश्ड सोर्सेस एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेस, दो तरीके से हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होता है। नाउ वी फर्दर इनलार्ज द पॉइंट दैट इज पब्लिश्ड सोर्सेस। In the published sources, we have published thesis, published articles, comment reports। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Okay, published thesis, published articles, published content of any newspapers, comment reports, international reports, byproduct of एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशंस रिपोर्ट। कुछ इतने पॉइंट बन रहे हैं और फर्दर हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो इसमें कुछ आगे भी घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, कई जगह आप ढूंढोगे देखोगे तो इससे ही मिलते जुलते कुछ और घट बढ़ जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है, पर आपको वेरीफाई केवल इतना कर लेना है कि कौन सेकेंडरी में जाने वाला है और कौन प्राइमरी में जाने वाला है। और जब हम पब्लिश्ड की बात कर रहे हैं तो पब्लिश्ड मे बी इन द प्रिंट और मे बी इन द मीडिया, किसी भी तरीके से चीज़ों को पब्लिश्ड माना जा सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं इस पर, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में इंटीरियर के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? What are the examples of the internal data? Yes, what are the examples of internal data? बताओ दीदियों सचिनों, आसान आसान बातें सर जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर फ्रंट्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, और ऑपरेशनल ट्रेंड्स होते हैं। जितने भी सर सेल्स ट्रेंड्स एंड मटेरियल होते हैं सब ये इंटरनल में आते हैं सर। जैसे जैसे सर मार्केटिंग का जो डाटा होता है। ओके, अच्छा मार्केटिंग का डाटा है।
मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी के उस पर रिसर्च करता हूँ कि ये जो इनका अगर इतना एडवर्टीजमेंट बढ़ता है तो क्या इनकी इतनी सेल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो क्या है मेरे लिए इंटरनल डेटा, क्या एक्सटर्नल डेटा है। सर वो तो मार्केट के ग्रोथ से पता चलेगा ना कि हमारा कितना हमने जो इन्वेस्ट किया था हम उतना अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ओके, ठीक है, काफी अच्छे प्रयास कर रही है। कोई और इनकी मदद करके एक बेहतर स्थिति बना सकता है और फर्दर इसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जो अलका ने डिस्कस किया, और इस पर किसी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। सर जैसे कि सर्वाइविंग एम्प्लॉयज विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके एक एग्जांपल आ गया मार्केटिंग से, एक आ गया एम्प्लॉय से, मतलब एचआर से। तो आपको केवल इतना वर्ड इसमें जोड़ना था, या यस यस, एक केवल इतना वर्ड जोड़ना है इसमें कि ये वही कंपनी करे जहां की मार्केटिंग की बात हो रही है, या ये वही कंपनी करे जहां की आप सर्वाइवल ऑफ एम्प्लॉयज बता रहे हैं एचआर की, तो ये इंटरनल है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? वही कंपनी जिस जिस जो ये चाह रही है कि सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉयज, और जो अपने मार्केटिंग रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहती है या उन पे काम करना चाहती है, वो कंपनी ही रिसर्च करे या कराए और अपने डेटा का ही केवल यूज करे। केवल, केवल वर्ड लगा है, तो जहां पे यूज कर रहा है देन इट इज इंटरनल सोर्स। पर जहां उसने ये सोचा कि यार ये मेरे एडवर्टाइजमेंट में सेल इतनी है, जरा ये मिस्टर वाई कंपनी का तो देखो यार, इनकी एडवर्टीजमेंट में सेल और क्या है, तो देन इट इज एक्सटर्नल। क्लियर हो रहा है ना कि आप अपने उसमें से करो जितना जो कुछ करना है आपको, देन इट इज इंटरनल। तो ये जहां जहां जो भी आप एग्जांपल हमको दे रहे हैं, इसमें केवल आपको ये जोड़ देना है कि ऑफ द सेम कंपनी, ऑफ द सेम कंपनी एंड द एम्प्लॉय का जो भी आपने बताया दैट इज ऑफ द सेम कंपनी, मीन्स द एचआर इश्यूज और द मार्केटिंग इश्यूज ऑफ द सेम कंपनी। इसमें वही कंपनी काम करे, देन द सोर्स इज इंटरनल। आप कोई हॉस्पिटल अपने यहाँ रिसर्च करे तो वो ये देखे कि ओपीडी में कितने पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंटरनल सोर्स। और शहर में कितनी बीमारी फैली है, कितने लोगों को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अब इससे कोई मतलब नहीं है। उसने क्या किया, अपने यहाँ देखा कि हमारा जो ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ लोग डायरेक्ट आते हैं पहले दिखाने, इसमें से अगर इसी पर ही रिसर्च हो रही हो, थोड़ी देर के लिए नाम ले लेते हैं, माफ करिए कर दीजिएगा, कोविड पे ही अगर रिसर्च हो रही हो, तो ओपीडी में ये देखा जाए यार, ये जो जितने पेशेंट आते हैं इनमें प्रोस्पेक्टिव कोविड के लक्षण कितने लोगों में दिख रहे हैं, और हम अपने यहाँ का डेटा का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल अपने डेटा का इस्तेमाल करे अपनी ओपीडी का, क्योंकि ओपीडी में तो डायरेक्ट बाहर से पेशेंट आएंगे। देन इसमें इतने सीरियस थे, इनको हॉस्पिटल की जरूरत थी, ये इनको लग रहा था, केवल डर था, ये थे नहीं। तो अगर हम केवल अपनी ओपीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं देन इट इज इंटरनल सोर्स। अब 10 अस्पतालों का करने लग गए, कोई और वो करने लग गया डिपार्टमेंट जो 10 लोगों का देख रहा है, पब्लिक में भी सर्वे होने लग गया, तो फिर वो एक्सटर्नल है। ठीक, सिंपल एग्जाम्पल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब अब ये हमारे यहां से इसका मतलब नहीं है, क्वेश्चन हमारे यहाँ का होगा, बहुत ध्यान रखिएगा आप। प्रॉब्लम तो बेटा अपनी ही होगी ना, तभी तो आपकी रिसर्च आगे बढ़ेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बाहरियों को नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, काम आपको बाहरियों पे करना है, उनका डेटा आपके लिए यूजफुल है। अगर आप एक कंपनी और आप ये देख रहे हैं कि सेल्स गिर रही है, तो प्रॉब्लम किसकी है, आपकी। अब रिसर्च आपको करनी है, अब सेल्स गिर रही है, इसके लिए अब आपको अपने खरीदारों के पास जाना पड़ेगा जो कि बाहरी हैं, देन इट इज एक्सटर्नल। अब वो बोले भाई आपके सामान के विषय में मैंने, आपने क्वेश्चनर बनाया कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, आपने सुना? नहीं सुना, मतलब एडवर्टीजमेंट की कमी हो रही है। कोई आपको जवाब देता है कि नहीं मैंने तो लिया भी है एक बार, पर क्वालिटी नहीं सही है। क्वालिटी का इशू मिलेगा आपको, ऐसे कई सारे मिलते चले जाएंगे। फोकस कहाँ पे है अभी हमारा स्टडीज पे, कि एक्सटर्नल डेटा क्या हो सकता है। और बिल्कुल कानूनी भाषा में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल डेटा वो हो सकता है जो इंटरनल नहीं है।
बस इतना याद रखिए, जो डेटा इंटरनल नहीं है वो एक्सटर्नल है, और इंटरनल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल वो है जो पूरी की तरीके से आपके कंट्रोल में है और आप उसका रिकॉर्ड आपके पास है। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं, किसी सर्वे की जरूरत नहीं, कोई कलेक्शन की जरूरत नहीं, बस अपने यहाँ से उसको फैच कर लेना है, इतना ही कलेक्शन है, दैट इज इंटरनल। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो देन इट इज एक्सटर्नल। बिल्कुल लॉ वाली डेफिनेशन हमने सिंपल आपको दी है कि कंपनी वो जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। यही तो डेफिनेशन है ना, कंपनी लॉ 2013 के हिसाब से लेटेस्ट डेफिनेशन कि कंपनी इज विच इज द कंपनी इज विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। इतनी सी डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन आपके लिए। विच इज एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल डेटा मीन्स द डेटा विच इज नॉट इंटरनल। इंटरनल आपको पता हो, बस इतनी बात करेंगे हम, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको एक्सटर्नल माने किसको इंटरनल माने। जो आपके लिए इंटरनल नहीं है वो सब एक्सटर्नल है, सब का सब, इन द केस ऑफ द डेटा। ठीक, कितना आसान हो गया आपके लिए। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल का काम खत्म। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये भी बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग खत्म करेंगे आज ही, और फिर फर्दर क्लासेस के लिए इस चीज को छोड़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स। और इस मेथड्स और ये सब भी हम लोगों को बहुत जल्दी खत्म करना है, बस एक ही आध दिन के अंदर, और फिर आगे हम लोग एनालिसिस पे चले जाएंगे जहां से आपको ज्यादा काम और ज्यादा मदद मिलेगी। तो व्हाट इज द प्राइमरी? प्राइमरी आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, विच इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। ये अपर्णा, यू हैव टू से एनीथिंग, यू हैव रेज द हैंड। अपर्णा दीक्षित? नो सर, नो सर, सॉरी। ओके 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 बेटा। तो डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन्हीं पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बड़ी जल्दी से चीजें खत्म हो जाएंगी और ज्यादा डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड। प्राइमरी विच इज ओरिजिनल, and the thing is original is may be generated or collected first time, that is what is original। भाई हमारे खेत से गेहूं हुआ ओरिजिनल, अब आगे आटा बन गया फॉर्म चेंज हो रही है, कुछ और बन गया फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक ना। सेम इन द केस ऑफ द डेटा, व्हेन इट इज जस्ट रॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट देन इट इज ओरिजिनल। तो प्राइमरी कैसा होगा? ओरिजिनल होगा। सेकेंडरी कैसा होगा? अवेलेबल टू अस बट नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल इसलिए नहीं हम बोल सकते उसको कि ये पहले से था। हमारा इन द सेंस ओरिजिनल ये है कि जिसको पहली बार हम लाएं, जिसके ओरिजिन पर हम पहुंचे। क्या सेकेंड के ओरिजिन पे आप पहुंचते हैं सेकेंडरी डेटा के? नहीं। आपसे अगर आपने एक लेख, अगर एक मिनट बेटा मेरी बात हो जाए फिर आपका क्वेश्चन ले लूंगा मैं, कि अगर किसी अखबार में हम लेख पढ़ें, किसी का भी कोई आर्टिकल, तो उसके ऊपर हम कुछ अपने दिमाग में फिट कर लेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हाँ इस चीज में ऐसा ऐसा है। अरे भाई कहाँ से जाना, वो तो वो देखा, वो जागरण में आया था, न्यू इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। इतना भी आप कलेक्ट करेंगे कि इस इकोनॉमिक टाइम्स में जो ये डेटा इन्होंने दिया है, क्या इन्होंने डायरेक्ट किया था या कहीं से लेके आए थे? नहीं। ठीक, तो उसके ओरिजिन तक हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं सेकेंडरी डेटा की, या जाया अधिकतर नहीं जाता है। हमारे लिए वही रेफरेंस बन जाती है फ्रॉम द प्लेस वी आर जस्ट फेचिंग इट। हाँ अब बोलिए अलका, क्या पूछ रही थी आप? सर कुछ नहीं। ओके, तो सेकेंडरी में ओरिजिन तक हम जाते नहीं, दैट इज वाई ओरिजिन वाले बेसिस पे ये डिफरेंस है कि प्राइमरी के ओरिजिन तक हम जाते हैं, दैट इज वाई इट इज ओरिजिनल। सेकेंड, द कलेक्शन। कलेक्शन में इट इज कलेक्टेड बाय द रिसर्च हिमसेल्फ, एंड सेकेंडरी इज द कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन बट यूज बाय द रिसर्चर। और यहाँ पे हिमसेल्फ का वर्ड आप खुद करें या किसी से पैसे दे के कराएं, पर किया जाए, किसी का किया हुआ खरीदा ना जाए। समझ आती जा रही है बात? आप कराएं कॉन्ट्रैक्ट पे, आप उसको बोलिए कि ये मेरा क्वेश्चनेयर है, मुझे ये पूरे यूपी में करना है, मैं अकेले तो कर नहीं सकता, आपके पास एजेंसी है, आपके पास ये 200 बंदे हैं, हम आपको ये पेमेंट कर रहे हैं, इस क्वेश्चनेयर को आप फिल करा के दे दीजिए इतने इतने लोगों से।
तो यू हैव पेड इट। और क्वेश्चनर अगर किसी के पास जा रहा है तो फर्स्ट फॉर्म में उसके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट हो रहे हैं, इट इज प्राइमरी। तो यहाँ जो हिमसेल्फ वर्ड है ये खुद जाए या किसी माध्यम से, पर ध्यान आपको यही रखना है कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव, ये तो कलेक्शन के बेसिस पे डिफरेंस आ गया आपका। नाउ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? ये जो डेटा कलेक्ट होगा प्राइमरी, वो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से आपका सर्वे बनेगा, सर्वे करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सेकेंडरी डेटा जो आपको अवेलेबल होगा, हो सकता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है उसके लिए पूरी तरीके से फिट ना हो, उसमें कुछ ज़्यादा हो तो वो आपको काट छांट के अलग करना पड़ेगा। कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको आपको सीधा करके अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। मीन्स एडजस्टमेंट, फर्दर एडजस्टमेंट जनरली करना पड़ता है इन द सेकेंडरी डेटा, क्योंकि जिसने भी किया है या पहले से इकट्ठा किया उसके अपने ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या वो सेम है? नहीं। हाँ, अगर किसी ने रिसर्च की कि ईल्ड होती है तो यार रेनफॉल के कारण क्या है, वो डेटा आपको मिल गया, दैट इज सेकेंडरी। और आप कर रहे हो कि इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स या व्हाट इज द रेशियो ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिगार्डिंग द इरिगेशन, तो वहाँ पे आपके लिए रेनफॉल मैटर तो करता है, तो आपने कलेक्ट कर लिया। लेकिन वहाँ पे आपके लिए नहर भी मैटर करती है, वहाँ पे आपके लिए ट्यूबवेल्स भी मैटर करते हैं, तो आपको वो रेनफॉल वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। गेटिंग? तो सेकेंडरी डेटा में एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है एज पर द ऑब्जेक्टिव। और प्राइमरी तो आप पहले से डिफाइन करके चलते हो, मुझे इस बात के क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो वो तो डिफाइन ही होता है आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जल्दी से एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। देन द टाइम, द प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम। 10 लोगों तक जाना पड़ेगा, फिर उनको भर के लाना पड़ेगा, फिर उनके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टेबुलेशन करना पड़ेगा, तब आपके लिए वो डेटा के फॉर्म में आ पाएगा। और इसमें कोई टाइम नहीं करना है कंज्यूम, इसमें आपको ले लेना है और बस जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो आप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन क्या है इन द केस ऑफ प्राइमरी? इसमें आपको मोर प्रिकॉशन की जरूरत है, मोर एंड मोर प्रिकॉशंस इज नीडेड। ठीक, सर ये जो सेकेंडरी डाटा है तो सर ये तो सर प्राइमरी डाटा से ही कनेक्टेड होता है, तो इसमें भी क्या हम लोगों को रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी? वो तो प्राइमरी डाटा से ही कनेक्टेड होता है ना। कनेक्टेड, कनेक्टेड आप इन सेंस में बोल सकते हैं कि जो किसी ने पहले इकट्ठा किया तो वो उसके लिए प्राइमरी डेटा था, जिसने फर्स्ट टाइम किया, अब आप उसको यूज कर रहे हो, ये कनेक्शन तो है केवल। हाँ, रिसोर्सेज की जरूरत बेटा इसलिए है कि अगर आपने अखबार से कोई चीज ले ली, किसी न्यूज़पेपर से ले ली, किसी न्यूज चैनल से ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जो आपका रिसर्च मटेरियल है वो ऐसा होता है कि वो आपके लिए पेड है, आपको मिल नहीं सकता। अगर आपको मान लीजिए कि इरिगेशन से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास अगर कोई डेटा है तो वो बोलता है मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं तो बेचता हूँ, तो आपको खरीदना पड़ेगा, ये रिसोर्स लगेंगे। ठीक, सेकेंडरी डेटा क्योंकि वो दूसरे की प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो उसके किया हुआ काम है। ठीक ना, कोई एजेंसी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, तो उसका किया हुआ काम है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने कोई थीसिस पब्लिश की है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसका अगर कोई कॉपीराइट है, उसकी थीसिस की कोई चीज आपको यूज करनी है किसी की बुक की, तो आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन फ्री भी दे सकता है, परमिशन के लिए कोई कंडीशन भी लगा सकता है। दैट इज द रिसोर्स यू आर गोइंग टू डिप्लॉय ऑन द सेकेंडरी डेटा। क्लियर? सर ओके, तो प्रिकॉशन में आपको प्राइमरी डेटा में बहुत केयरफुल रहना है, और सेकेंडरी डेटा में आपको केवल उतना केयरफुल रहना है कि जो ऑब्टेन्ड सेकेंडरी डेटा है, हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर योर पर्पसेस, बस। क्योंकि यहाँ कलेक्शन ही आप कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि मेरा क्वेश्चनर या इस ढंग से डिजाइन हो कि वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। नाउ द कन्वर्जन, कि एक बार का प्राइमरी डेटा अगली बार के लिए सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक, कन्वर्जन के इशू पर। और सेकेंडरी डेटा कभी भी प्राइमरी डेटा में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये बच्चों जैसा फर्क है। ठीक, तो आज के लिए हमको लगता है कि जितनी भी डिस्कशंस इससे रिलेटेड थी कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो डिस्कस हो गया, सोर्स ऑफ डेटा डिस्कस हो गया, और व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये हम लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन का हिस्सा रहेगा व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीक। ओके सर बुक सजेस्ट कर दीजिए सर एक। बेटा, किताब क्या करोगे, इसका तो ढेर सारा मारा मारा घूम रहा है सब जगह पर। अच्छे से आप पढ़िए, किसी भी नहीं सीनियर सर, से आज ले सर लीजिए। सुबह के वाजपेयी सर कह रहे थे कि बुक्स का होना बहुत जरूरी है, कह रहे थे कि तुम लोगों को सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, हाँ इसलिए बेटा, सर किताब आप। होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किताब, एक काम करिए, आप किताब ही अगर आपको लेनी है तो वैसे इसका तो सब जगह मिलेगा, अभी तक का तो सारा सब कुछ मिलेगा। और किताब बेसिकली मैं आप लोगों को अधिकतर तब सजेस्ट करना चाहूंगा जो आपके पास सब्जेक्ट ऐसे हो जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो। ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि टीचर जिस न्यूमेरिकल से चले उसी से आप भी चले, तो अच्छा को रिलेशन बन जाता है, आपस में बढ़िया से काम हो सकता है। लेकिन अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल एरिया पे हैं, ये 10 जगह से आपको मिल जाएगा, अच्छे से ढूंढिए आप, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा ढूंढ ले। ठीक ना, ओके सर। इन द रिसर्च यू हैव टू फाइंड द थिंग्स एंड डिस्कवर द थिंग्स। तो ढूंढो, किताब तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है। थैंक यू ठीक, सर। हाँ। और जैसे टैक्स है या कोई और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनकी किताब जो है वो चेंज होती रहती है, हर साल में टैक्स बदलते रहते हैं, तो वहाँ आपको किताब या पर्टिकुलर कंटेंट या पर्टिकुलर साइट ही सजेस्ट करेंगे हम। पर ये तो जर्नल स्टडी का एरिया है, यहाँ पर आप आसानी से ढूंढ सकते हो, तो ढूंढ लो बेटा, नहीं मैं नेक्स्ट उसमें आपको अच्छी सी कोई किताब सजेस्ट कर दूंगा। ओके, Yes, sir. Okay, देन sir. वेरी नाइस मीटिंग ओके विद ऑल सर, ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू, थैंक यू बेटा।